Good morning, students. As you know, in last class we have started chapter number 8 and we have discussed the introduction of controlling. We have discussed meaning of controlling and we have discussed some of the importance of controlling. कि इम्पोर्टेंस में हमने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है। एक्यूरेसी जज करने के लिए, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, डेविएशंस को फाइंड आउट करना, सॉर्ट आउट करना, इफेक्टिव प्लानिंग के लिए मेजर्स लेना, तो ये सब के सब हमारे एक इम्पोर्टेंस का पार्ट है। सो बेसिकली इन टुडेज क्लास द फर्स्ट पॉइंट विच वी डिस्कस इन द टुडेज क्लास इज लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। हियर आर सम लिमिटेशंस। Limitations of controlling. The first is difficulty in setting quantitative standard. The first is difficulty in setting quantitative standards. So basically, control system losses of some of its effectiveness when standards cannot be defined in quantitative terms. This makes measurement of performance and their comparison with standards a difficult task. Employees' morale, job satisfaction and human behavior are such area where this problem might arise. कि सबसे पहला जो काम है हमें स्टैंडर्ड सेट करने का, वो क्वांटिटेटिव टर्म में होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं कि कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव तभी हो पाएगा जब आप लोग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करेंगे, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। इससे एम्प्लॉय का मॉरल, जॉब सेटिस्फेक्शन भी जुड़ा हुआ होता है, उनका बिहेवियर जुड़ा हुआ होता है। और अगर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड एक्यूरेट नहीं होंगे या नहीं होंगे तो इसका इफेक्ट एम्प्लॉय के मॉरल सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी होगा। इज इट क्लियर? द सेकेंड इज लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। Little control on external factors. Generally, an enterprise cannot control external factors such as government policy, technical changes and competition. देखो, समझने वाली बात ये है कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। नाउ द वर्कर्स आर डूइंग देयर वर्क। जो आपने टारगेट सेट किया उस हिसाब से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर इसी ड्यूरेशन में कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाता है तो जैसा कि हमने पढ़ा था डायरेक्टिंग में, हमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी होगी, मोटिवेट करना होगा, सिखाना होगा। स्टाफिंग में पढ़ा था हमने, ठीक है। दैट मीन्स अब जो आपने स्टैंडर्ड उनके लिए सेट किए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे हों ही। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसकी वजह से परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। कि बेसिकली कंट्रोल क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है और एम्प्लॉय इस चीज़ को रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्टली अफेयर। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉस्टली भी है, कि बेसिकली हर चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा, कुछ लोगों को रखा जाएगा जो इनके सुपीरियर्स होंगे, उनके ऊपर वर्क बर्डन बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा एनालिसिस करने का। तो बेसिकली कॉस्टली अफेयर माना जाता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज रिमूव्ड बाय CBSE। इज इट क्लियर? सो द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8 इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस।
कंट्रोलिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। द फर्स्ट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना होगा। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। The first step in the controlling process setting up performance standard. Standards are the criteria against which actual performance would be measured. देखो, हम आपकी परफॉर्मेंस को तब मेज़र कर सकते हैं जब हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए। वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, या बोथ दोनों भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि अगर आप कंट्रोलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेट करने होंगे स्टैंडर्ड, और उसी के बेसिस पर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा। The standards serve as a benchmark towards which an organization strives to work, जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी इस बेंचमार्क के हिसाब से। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन द बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों टर्म्स में हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टैंडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, रेवेन्यू टू बी अर्न, product units to be produced and sold, time to be spent in perform tasks, all representative quantitative standard. Like 10 रुपीज़ पर यूनिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 1000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है, 10 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। These are the quantitative standards. Some standard may also be set in qualitative terms. Improving goodwill and motivation level of employees are example of qualitative standard. ठीक है, कि आपके एम्प्लॉय के मॉरल और मोटिवेशन के लिए आपने जो कुछ स्टैंडर्ड सेट किए वो होते हैं आपके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। इज इट क्लियर? नाउ at the time of setting standard, a manager should try to set standard in precise quantitative term as would make the comparison with the actual performance much easier. ठीक है, अब सीधी सी बात है कि जो स्टैंडर्ड आप सेट करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रखनी है। ऐसे नहीं रखने कि एम्प्लॉय कंफ्यूज हो, ऐसे नहीं रखने कि उन्हें समझ में ही नहीं है, और आपके लिए भी कंपैरिजन इजी रहे, तो आपको प्रिसाइज टर्म्स में बतानी चाहिए, जैसे कि हमने अभी बताया था। इज इट क्लियर? देन कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, और कुछ स्टैंडर्ड आपके थोड़े से फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा था भी कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है या किसी रीज़न से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन्हें थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। Once performance standards are set, the next step is to measurement of actual performance. Performance should be measured in an object and reliable manner. There are several techniques for measurement of performance. कि अब जब आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी है स्टैंडर्ड सेट करने के बाद, तो हम चेक करेंगे टाइम टू टाइम आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। बोथ दोनों स्टैंडर्ड से चेक की जाएगी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। दीज इंक्लूड्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, आपने जो गुड्स चेक किए उसकी क्वालिटी के लिए सैंपल चेक हो सकता है, आपकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। इज इट क्लियर? सो ये होता है हमारा सेकंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और इसके बाद जब आपकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होगा तो फिर एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है। लाइक आपका जैसे एग्जामिनेशन के बाद एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, वैसे ही एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होगी, और इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में सब कुछ शो किया जाएगा कि एक एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, कितने उसने इंटरवल लिए, कितना काम किया है, कितने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट किए हैं,
क्या उसकी एफिशिएंसी, सब कुछ इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। कि अब हम मेज़र करेंगे या कंपैरिजन करेंगे कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हमने सेट किए थे 1000 यूनिट्स बनानी है एट द रेट 10 ईच विद इन 10 डेज। क्वांटिटी स्टैंडर्ड सेट हो गया। नाउ अब आपकी जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, सपोज आपने 900 यूनिट्स बनाई, ठीक है, एट द रेट 9 ईच विद इन 10 डेज। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में? अब हम आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड क्लियरली डिफाइन किए थे, तो इसके बेसिस पर हम आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब जैसे ही कंपैरिजन होगा हमें पता लग जाएगा, हमारे पास 3 सिचुएशन होगी। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड, ठीक है, 3 सिचुएशन हो सकती है। स्टैंडर्ड इक्वल्स टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर ये कंडीशन है तो कंट्रोलिंग प्रोसेस यहीं खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना काम दिया था उतना पूरा कर दिया। सेकेंड, इफ डिफरेंस, मतलब या तो स्टैंडर्ड ऊपर रह गए या आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर ये मिसमैच होते हैं, इक्वल नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे जिसका नाम होगा एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन का मतलब है डिफरेंस है दोनों में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। तो इस डिफरेंस को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, और एनालाइज करने के हमारे सामने 2 मेथड दे रखे हैं बुक में, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, एनालाइजिंग डेविएशन। तो इसमें 2 मेथड्स हैं हमारे सामने। फर्स्ट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड द सेकंड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। So, first, critical point control. It is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. कि बेसिकली एक मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके। पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है। कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ये कहा जाता है कि हम लोग बेसिकली हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट काम पर ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट एरिया पर देखेंगे, परचेज, सेल, फाइनेंस, ये हमारे इम्पोर्टेंट की एरियाज होते हैं। इफ़ एनालाइजिंग गोज रॉन्ग द क्रिटिकल पॉइंट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर। और जैसा कि हमें पता है, परचेज में गलती करी, सेल में गलती करी, फाइनेंस में गलती करी, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना होगा। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज 2 चीज़ें, एक तो एडवर्टीजमेंट
या पोस्टल चार्जेस, और एक है आपकी पर यूनिट कॉस्ट। अगर आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होती है तो मतलब जितना प्रोडक्शन करते जाओगे उतनी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और आपका सपोज 15 रुपये पोस्टल चार्जेस एक्स्ट्रा लगा तो कौन सा क्रिटिकल है, एक तो 15 रुपीज़ और एक पर यूनिट आपको 5 रुपये बढ़े। तो बेसिकली हमारे पर यूनिट कॉस्ट क्रिटिकल है, तो हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? दैट मीन्स हम केवल क्रिटिकल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है, वैसे तो हमने पढ़ा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह होता है, लेकिन ये कहते हैं कि हमें उस एरिया का, उस जगह का, उस चीज़ का मैनेजमेंट नहीं करना है जिन्हें हमने टारगेट्स दे दिए थे और उनके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। दैट मीन्स हमें केवल हमारे कोर एरियाज़ या अदर एरियाज़ पर करने हैं जहाँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जिनके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास टाइम कहाँ से आएगा कि जब हम उन एरियाज़ पर कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं करेंगे जिनमें रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वो टाइम और एनर्जी हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर लगाकर उनकी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी को हमने कहा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हुआ ये कि जब हमने एनालाइज किया डेविएशन को तो हमारे पास दो मेथड थे। ठीक है, और देन हमने इसकी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे इसी में। और लास्ट स्टेप होती है, हमारी जो सेकंड लास्ट स्टेप होती है वो होती है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इसका मतलब है कि अब हमने जो रिपोर्ट तैयार की इसके हिसाब से हम वो एक्शन लेंगे जिससे कि इन डेविएशंस को मिनिमम किया जा सके या एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, अब हमारे सामने दो सिचुएशन हो सकती है कि अगर डिफरेंस या डेविएशन माइनर है, माइनर मीन्स फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना था स्टैंडर्ड हमने दिया, बट ये 980 तक प्रोडक्शन हो गया। दैट मीन्स एक माइनर सा है डिफरेंस, या फिर 120 तक का करना, ये माइनर। तो अगर माइनर है तो इग्नोर किया जा सकता है, बिल्कुल करेंगे इग्नोर। लेकिन अगर माइनर नहीं है तो फिर वी विल टेक करेक्टिव एक्शन। हम कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे कि हमारा काम इजी हो जाए और करेक्ट हो जाए। एंड द लास्ट इज फीडबैक। करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जाएंगे फीडबैक के लिए, और फीडबैक में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम कैसे करना है। इसके लिए नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करेंगे। इज इट क्लियर? सो बेसिकली स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 8। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, हमारे 2 वीडियोस में खत्म हो चुका है। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।